हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आरती अपनी सहेली सरला के साथ शिव मंदिर जाती है और वहाँ जब सरला भगवान शिव के दर्शन के लिए लाइन लगाकर खड़ी होती है और सोमवार का दिन होने की वजह से मंदिर में बहुत भीड़ होती है। भीड़ से तंग आकर आरती सरला का हाथ थामकर उसे गणेश भगवान की मूर्ति के पास ले जाती है और सरला कहती है, अरे ये क्या है? मैंने सोमवार के व्रत किए हैं, मुझे शिव जी की पूजा करनी है और तू मुझे गणेश जी के पास ले आई। अरे तो क्या हुआ, ये उनके ही तो बेटे हैं। वैसे भी सब कहते हैं कि भगवान एक है, तो इनकी पूजा कर ले। इस तरह तो ये भी कहते हैं कि हर इंसान में भगवान बसता है। तो क्या मैं तेरे पैरों पर नारियल फोड़ दूं? तुझे गणेश जी की पूजा करनी है कर ले, लेकिन मैं शिव जी की मूर्ति के पास जा रही हूँ। इतना कहकर सरला आरती को गणेश की मूर्ति के पास छोड़कर चली जाती है और आरती गाती है, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। प्लीज आज मेरा रिजल्ट है, मुझे अच्छे नंबर से पास करवा देना और मेरी पूजा आप अपने पापा तक पहुंचा देना। वो क्या है ना, वहाँ बहुत भीड़ है तो मैं यहाँ आ गई। अच्छा अब मैं चलती हूँ। आरती इतना कहकर सरला को मंदिर में छोड़कर घर आ जाती है और घर आकर उसे पता चलता है कि वो अच्छे नंबर से पास हो गई है, जिसके बाद वो खुशी में झूमती हुई अपनी माँ से कहती है, वाह वाह वाह, मैं पास हो गई। अब मुझे 500 रुपए दे दो, मुझे प्रसाद चढ़ाना है। ठीक है, ये ले 700 रुपए। आते हुए चूहेदानी ले आना 200 रुपए की, बड़े चूहे हो गए हैं घर में। ठीक है माँ, ले आऊंगी। आरती इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और गणेश मंदिर में भोग लगाने के बाद वो आते हुए चूहेदानी ले आती है, जिसे उसकी माँ रोटी लगाकर रात को हॉल में रख देती है और सब सोने चले जाते हैं। रात को कुछ अजीब सा शोर सुनकर आरती की नींद खुलती है। वो जागकर हॉल में जाकर देखती है तो चूहेदानी में एक चूहा फंसा हुआ था। उसे देखकर वो खुद से कहती है, अरे नहीं नहीं, गणेश जी ने तो मुझे पास करवाया है। मैं उनकी बहुत बड़ी भक्त हूँ अब से, और ये तो उनकी सवारी है। माँ ने इस चूहे को देखा तो बाहर फेंक देगी, मैं इसे छुपा कर रख लेती हूँ। इतना कहकर आरती उस चूहे को अपने पास अपने कमरे में छुपा लेती है और उसके लिए पानी और रोटी वहाँ रख देती है। अगली सुबह चूहेदानी से रोटी और चूहा दोनों गायब देखकर अनामिका आरती से कहती है, कहाँ से ली ऐसी बकवास चूहेदानी? रोटी गायब है, चूहा भी गायब है। एक काम कर, आज आते हुए रेड किल लेकर आना। ये सुनकर आरती डर जाती है और कुछ नहीं कहती, जिसके बाद दिन बीतते हैं और वो अपनी माँ की बात को टाल देती है। और एक दिन जब सब लोग नाश्ता कर रहे थे तो आरती अपनी माँ अनामिका से कहती है, माँ मेरा कॉलेज हो गया, अब मैं सोच रही हूँ मुझे भी व्रत पर ध्यान देना चाहिए। अच्छा, तो तुझे भी अपनी सहेली की तरह शिव जी के सोमवार के व्रत रखने हैं। चल रख ले, अच्छा है। अरे माँ मेरी बात तो सुनो, मुझे गणेश जी के बुधवार के व्रत रखने हैं। वैसे भी पापा की पूजा करो या बेटे की, बात तो एक ही है ना। है तो दोनों भगवान ही। तेरी सभी बातें बिना सिर पैर की होती हैं। बाकी चल रख ले तुझे जो भी व्रत रखना है, पर दिल से रखना, कहीं छुपकर कुछ खा ले और मुझे कल रैट किलर लाकर दे दियो। चूहे बहुत हो गए हैं, जब भी बोलती हूँ लाने को तो कोई जवाब ही नहीं देती। हाँ हाँ माँ, मैं तो भूल ही गई थी, आप चिंता मत करो, मैं आज शाम को लाकर देती हूँ ना आपको। आरती अपनी माँ को झूठा दिलासा देती है और वो अपनी माँ को रेड किल नहीं लाकर देती। तभी एक दिन उसका भाई अपने कमरे से चिल्लाते हुए नीचे आकर अपनी माँ और बहन से कहता है, माँ देखो ये क्या हुआ, मेरी 5000 की नई शर्ट चूहे ने कुतर दी। अभी तो इसको एक बार भी नहीं पहना था, ये क्या हो गया? अब तो दुकान वाला भी वापस नहीं लेगा, मैं क्या करूँ माँ? अरे नलायक, मैंने तुझे बोला था चूहे मारने की दवा लाकर दे, तेरे बस की कुछ नहीं है, मैं खुद लेकर आऊंगी आज। ये सुनकर आरती डर तो जाती है, लेकिन चेहरे पर शिकन नहीं आने देती। अब से आरती रोज अपने चूहे का ध्यान रखती और गणेश पूजा किया करती, जिसके बाद वो बुधवार के व्रत भी चालू करती है। साथ के साथ वो अपने कमरे में अकेले खाना खाया करती। इन सब चीजों को देखते हुए अनामिका को उस पर शक होने लगा था और एक दिन वो उसके कमरे में छुपकर जाकर देखती है तो वो 4 चूहों को एक डब्बे में रखकर खाना खिला रही होती है। हीरा मोती कुक्कू गुच्चू, देखो मम्मी तुम्हारे लिए रोटी लाई है, चलो चलो खा लो, फिर तुमको भैया की शर्ट नहीं खानी पड़ेगी। अच्छा, तो इसलिए चूहेदानी काम नहीं कर रही थी?
मैं पूछती हूँ क्या है ये सब। माँ कितने क्यूट है ना ये। मैं नहीं चाहती कि तुम इनको मारो, इसलिए मैं रोज चूहेदानी लगाकर इनको पकड़ लेती हूँ और पाल लेती हूँ। ला मुझे दे, मैं इनको गली के बाहर छोड़कर आती हूँ। अनामिका इतना कहकर चूहे का डब्बा लेने लगती है, लेकिन आरती जानबूझकर चूहे गिरा देती है, जिससे सब चूहे भाग जाते हैं। और ये सब होता देखकर अनामिका चुपचाप गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद दिन बीतते हैं। चूहे ऐसे ही घर में आफत मचा कर रखते हैं। जिसके बाद एक दिन आरती अनामिका से आकर कहती है, माँ मेरे गणेश जी के व्रत पूरे हो गए हैं। मैं सोच रही थी घर में एक गणेश पूजा रख लें। ठीक है रख लेते हैं, परसों बुधवार है, परसों करते हैं पूजा, यही सही रहेगा। तू अपने लिए एक सूट ले आ, जा मेरे पर्स से पैसे ले ले। थैंक्स मम्मी, अब कितनी अच्छी हो। आरती इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और अनामिका के पर्स से पैसे लेकर एक महंगा सा सूट लेकर आती है और अपनी अलमारी में रख देती है। जिसके बाद वो अलमारी को बंद करना भूल जाती है। दिन गुजरते हैं और गणेश पूजा का दिन आता है। आरती जैसे ही नहाकर सूट पहनने के लिए सूट निकालती है तो चिल्लाती है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर उसका भाई और माँ उसके कमरे में आकर कहते हैं, क्या हुआ, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? बता भी क्यों घर सर पर उठा रखा है? क्या बताऊं आप लोगों को, दिखता नहीं है क्या? चूहे ने मेरा सूट कुतर दिया। ये सूट मैं आज ही गणेश पूजा के लिए पूरे 10,000 का लाई थी। अब मैं क्या करूंगी? अच्छा हुआ आपके साथ, जब इन चूहों ने मेरी 5,000 की शर्ट फाड़ी तब तो आपको बड़ा मजा आया था। प्रवीण की बात सुनकर जैसे ही आरती अपनी बाकी के कपड़े चेक करती है तो वो सब भी चूहों ने कुतर दिए होते हैं। ये सब देखकर आरती रोने लगती है और रोते हुए कहती है, अब मैं गणेश जी की पूजा में क्या पहनूंगी? इन चूहों ने तो मेरा सारा काम खराब कर दिया। बताओ, जरा एक माँ बनकर पाला था मैंने इनको, अब एक माँ के कपड़े भी कोई खाता है क्या भला? आरती ये सब बोलकर रो ही रही थी कि तभी अनामिका के मोबाइल पर पंडित जी का कॉल आता है और वो उठाकर बोलती है, जी नमस्ते पंडित जी, बताइए। राधे राधे अनामिका जी, मैं आपके घर 5 मिनट में आ जाऊंगा। सब तैयारियां तो हो गई है ना? जी पंडित जी, सब हो गया है, अब आप आ जाइए, बस आपकी ही प्रतीक्षा है। ये बोलकर अनामिका कॉल कट करती है और अनामिका अपने कमरे में जाकर अपनी एक साड़ी लेकर आती है और आरती को देते हुए कहती है, चल चल रोना बंद कर और मेरी ये साड़ी डाल ले। नई की नई है, मैंने अभी तक नहीं डाली। वैसे भी एक बेटी माँ के कपड़े तो पहन ही सकती है। अनामिका की बात सुनकर आरती अपनी माँ की साड़ी पहनकर आती है और विधि विधान से गणेश पूजा करती है कि तभी एक चूहा घर के मंदिर के आगे से गुजरता है, जिसे देखकर आरती की आंखें नम हो जाती है और अनामिका कहती है, अब तू रोना शुरू मत कर देना, ठीक है? मैं इन्हें मारूंगी नहीं, लेकिन मेरी चूहेदानी वापस कर। तेरे भाई के हाथों इनको किसी खुले पार्क में रखवा दूंगी। पक्का ना माँ, ये वादा तोड़ोगी तो नहीं? मैं गणेश पूजा करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि भगवान गणेश जी के प्रतीक इन चूहों की जान जाए। जिसके बाद अनामिका के तसल्ली देने पर आरती खुश हो जाती है और घर में चूहेदानी लगवा कर चूहों को पकड़ती है। जिसके बाद धीरे धीरे उसके घर से चूहे बिल्कुल गायब हो जाते हैं और इस तरह आरती की भक्ति भी रह जाती है और उसके घर वालों को चूहे से राहत भी मिलती है। अब आरती अपने घर में हर महीने एक गणेश पूजा करवाया करती और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहती। ईशानी अपनी माँ की लाडली बेटी थी। पिता की मृत्यु के बाद से उसकी माँ शोभा ने उसको कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि वो एक बिना बाप की बेटी है। बचपन से लेकर बड़ी होने तक ईशानी की हर छोटी बड़ी खुशी का उसने ख्याल रखा और ईशानी भी अपनी माँ की ही परछाई थी। इसीलिए वो एक सुलझी और समझदार लड़की थी, लेकिन सुबह की नींद के लिए वो थोड़ी बेपरवाह थी, इसीलिए देर तक सोया करती थी। ऐसे ही एक सुबह 10 बजने पर शोभा ईशानी के कमरे में दूध लेकर आती है और उसको उठाते हुए बोलती है, ईशानी बेटा उठ जा, देख 10 बज गए हैं लाडो। तेरी कॉलेज की सहेलियां भी तेरा इंतजार करते करते चली गई। चल उठ जा और दूध पी ले। माँ थोड़ी देर और सोने दो ना। मैं तो सोने दूंगी, लेकिन ससुराल जाएगी ना तो सास नहीं सोने देगी वहाँ। क्यों माँ, सास भी तो माँ ही होती है।
लाडो ऐसा नहीं होता, माँ माँ होती है और सास सास। अच्छा माँ, बाद में करेंगे मायका वर्सेस ससुराल। अभी आप जाओ, मैं आती हूँ। शोभा अपने बाकी के काम निपटाने बाहर जाती है और ईशानी भी जल्दी से नहा धोकर अपना दूध पीकर नीचे आती है और नाश्ता करके कॉलेज के लिए निकल जाती है। एक शाम घर आते हुए ईशानी को एक ड्रेस बहुत पसंद आती है, जिस पर वो घर आकर अपनी माँ से बोलती है। माँ, आज आते हुए ना रास्ते में मैंने एक ड्रेस देखी थी, मुझे बहुत पसंद आई, क्या मैं ले आऊँ? हाँ हाँ लाडो, ले ले, बता कितने की है, मैं अभी पैसे देती हूँ। माँ तुम कितनी अच्छी हो, कभी मेरी किसी ख्वाहिश को अधूरा नहीं छोड़ती। तू मेरी बेटी है और मैं जानती हूँ तेरे नखरे मेरे सिवा और कोई नहीं झेलेगा। तेरे ससुराल में ना तेरा पति ना ही तेरी सास, इसलिए मैं जीते जी तेरी किसी ख्वाहिश को अधूरा नहीं छोड़ना चाहती। अपनी माँ की ये बात सुनकर ईशानी की आंखें भर आती है और वो अपनी माँ के गले लग जाती है। कुछ देर में दोनों माँ बेटी खाना खाकर सोने चली जाती है। अगली सुबह जैसे ही ईशानी फ्रेश होकर नीचे आती है, तभी शोभा के फोन पर उसकी बहन का कॉल आता है, जो ईशानी के लिए एक सागर नाम के लड़के का रिश्ता बताती है। अपनी बहन से बात करके शोभा ईशानी को बोलती है। ईशानी बेटा, अभी कुछ देर पहले मैं तेरे ससुराल के बारे में बात कर रही थी और देख तेरे लिए रिश्ता भी आ गया। तेरी मासी ने बताया है, बहुत अच्छे लोग हैं, तो बता कल बुला लूं? माँ आप देख लो, जैसा आपको ठीक लगे। शोभा अगले दिन सागर और उसकी फैमिली को घर बुलाती है, जिसमें सागर अपनी माँ कविता और बहन मीशा के साथ आता है। ईशानी भी एक सुंदर सी साड़ी पहनकर सबके सामने आती है और उसको देखकर सागर की बहन मीशा बोलती है। अरे वाह, मेरी होने वाली भाभी कितनी सुंदर लग रही है ना भाई? हाँ वो लीजिए बहन जी, मेरी बेटी ने तो ईशानी को भाभी बोल दिया। अब तो हाँ ना की कोई बात ही नहीं, तो हम रिश्ता पक्का समझे। शोभा अपनी बेटी ईशानी की तरफ देखती है और ईशानी इशारों से ही हाँ कर देती है, जिसके बाद शोभा बोलती है। जी बहन जी, हमारी तरफ से भी रिश्ता पक्का समझिए। बस आपसे एक गुजारिश है, मैंने बहुत ही लाड प्यार से अपनी बेटी को पाला है, आप भी इसको अपनी बेटी जैसा ही प्यार दीजिएगा। बाकी इसकी तरफ से कोई शिकायत नहीं आएगी आपको। कैसी बात कर दी बहन जी, हम तो बेटी ही लेकर जाएंगे, बहू नहीं। अब जल्दी से शादी की तारीख तय करके इनकी शादी करवा देते हैं। दोनों परिवार वाले पंडित जी को बुलाकर 1 महीने बाद की तारीख फिक्स करते हैं और शादी की तैयारियों में समय ऐसे बीतता है कि पता ही नहीं चलता और शादी का दिन आ जाता है। सागर संग ईशानी की शादी हो जाती है। अब शादी करके ईशानी अपने ससुराल आती है और कुछ ही समय में उसने अपने ससुराल को अपना बना ही लिया था। लेकिन एक सुबह ईशानी को उठने में देर हो जाती है, जिस पे कविता उसे आवाज लगाकर बोलती है। बहू, ओ ईशानी बहू, उठ भी जाओ, नाश्ता भी नहीं बनाया आज तुमने, ऐसी कौन सी नींद में सो रही हो? उठ रही हूँ माँ जी, बस थोड़ी देर और, कल रात लेट हो गई थी सोने में। ये तुम्हारा ससुराल है बहू, तुम्हारी माँ नहीं है यहाँ जो सारा काम करके तुमको उठाने आएगी। तुमको ही सब करना है, इसलिए जल्दी उठो। ईशानी ये बात सुनकर उठ जाती है और अपनी शादी से पहले वाले दिन को याद करते हुए बोलती है। माँ तो मुझे कभी मेरी नींद पूरी हुए बिना उठाती ही नहीं थी। मायके में तो मैं 10 बजे सोकर उठती थी और यहाँ 8 बजे उठती हूँ, फिर भी मुझे सुनना पड़ता है। माँ सही कहती थी, माँ माँ होती है और सास सास होती है। ईशानी अपनी आंखों के आंसू पोंछकर उठती है और जल्दी से फ्रेश होकर सबके लिए नाश्ता बनाती है। जब सागर और कविता बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं, तो वहाँ मीशा को ना देखकर ईशानी बोलती है। माँ जी, दीदी कहाँ है? वो अभी तक नाश्ते के लिए नहीं आई। वो सो रही है बहू। अच्छा रुकिए, मैं उठा कर आती हूँ। अरे पागल हो, सोने दो उसे, उसकी नींद पूरी नहीं होती तो वो चिड़चिड़ी हो जाती है। ये सुनकर ईशानी के सामने एक और एग्जाम्पल आता है मायके और ससुराल के फर्क का। इसीलिए वो चुपचाप बिना कुछ बोले अपने कामों में लग जाती है। ऐसे ही समय गुजरता है। 2 महीने से ईशानी अपनी माँ से मिल नहीं पाई थी, इसीलिए एक दिन
वो अपनी सास से बोलती है। माँ जी, मैं जरा 1-2 दिन के लिए अपने मायके हो आऊं। माँ की बहुत याद आ रही है और वैसे भी वो वहाँ अकेली होंगी मेरे बिना। शादी के बाद मैं अभी तक गई भी नहीं हूँ, तो क्या मैं चली जाऊँ? बहू, ये तेरा ससुराल है, यहाँ की सभी जिम्मेदारियाँ तेरी है। तू चली गई तो यहाँ कौन संभालेगा? अब मेरे तो घुटने इतने दर्द होते हैं कि मुझसे तो काम होता नहीं, इसलिए अभी मत जाओ, कुछ टाइम बाद देख लेना। ये सुनकर ईशानी का दिल भर आता है और वो सारा काम खत्म करने के बाद अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। सागर ये सब देख रहा होता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। एक शाम जब ईशानी अपनी सास और ननद के साथ मार्केट से घर आ रही होती है, तो उसको एक साड़ी पसंद आती है, जिसके बाद वो अपनी सास से बोलती है। माँ जी, कुछ पैसे दे दीजिए ना, वो साड़ी देखिए, अच्छी लग रही है ना, मैं अपनी माँ के लिए लूंगी और जब जाऊंगी तो उन्हें दे दूंगी। बहू, शादी के बाद मायके में कुछ जाता नहीं, बल्कि वहाँ से सिर्फ आता है, इसलिए कोई फायदा नहीं होगा। तेरी माँ भी इन साड़ी को वापस कर देगी। हाँ, माँ ने सही कहा भाभी। और माँ, मैं तो कहती हूँ आप वो साड़ी ले लो, आप भी तो भाभी की माँ हो, आप पहनोगी तो भाभी को लगेगा उनकी माँ ने पहन ली। वाह, ये सही है, चल मीशा लेकर आते हैं। ईशानी शादी के बाद एक ऐसे बंधन में बंध गई थी, जहाँ उसको अपनी माँ की कही हर बात सच होती दिख रही थी, जिस पर वो मन ही मन में बोलती है। माँ सही कहती है, इस दुनिया में माँ के सिवा कोई अपनी बेटी के नखरे और ख्वाहिशों का बोझ नहीं उठा सकता। कुछ देर में सब घर आते हैं, जहाँ सागर को उसकी माँ साड़ी दिखाती है तो मीशा अपने लिए ली हुई ड्रेस, लेकिन वो गौर करता है कि ईशानी ने कुछ नहीं लिया, ऊपर से वो थोड़ी उदास भी है, जिस पर वो कमरे में जाकर उसे बोलता है। ईशानी, क्या हुआ? मैं देख रहा हूँ तुम बहुत उदास हो, कोई बात है या कोई परेशानी है? सागर के इतना पूछते ही ईशानी का भरा हुआ दिल उसके सामने खुल जाता है और वो उसको सब कुछ बताती है, साथ ही अपनी माँ से मिलने की इच्छा भी जाहिर करती है, जिस पर सागर बोलता है। मुझे भी माफ करना, अब तक मैं तुम्हें समझ नहीं पाया, लेकिन अब से तुमको यहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी, ये मेरा वादा है। और रही बात माँ से मिलने की, तो चलो अभी। ये सुनकर ईशानी खुशी से झूमती हुई तैयार होकर सागर के साथ अपने मायके जाने के लिए निकल ही रही होती है कि तभी कविता उनको बाहर जाता देखकर बोलती है। कहाँ जा रहे हो दोनों? माँ, मैं ईशानी को सासू माँ से मिलवाने लेकर जा रहा हूँ। तू पागल है, यहाँ कौन संभालेगा घर? माँ, ईशानी के आने से पहले भी घर संभला हुआ था, तो उसके आने के बाद हर जिम्मेदारी उसकी ही क्यों है? आपने कहा था आप बहू नहीं बेटी ला रही हो, लेकिन एक दिन भी उसको बेटी की तरह अपनाया आपने? उसकी हर ख्वाहिश को मारा ही है। कहने से बहू बेटी नहीं बनती माँ, उसको बेटी जैसे अधिकार भी देने होते हैं, वरना कभी एक लड़की के लिए उसका ससुराल मायके जैसा नहीं बन सकता, हमेशा ससुराल ही रहेगा, जहाँ उस पर 100 पाबंदियाँ होंगी। और अब मैं जा रहा हूँ ईशानी को लेकर। सागर की बात सुनकर कविता की आंखें शर्म से झुक जाती है और उसको अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो अपनी लाई हुई साड़ी ईशानी को देते हुए बोलती है। बहू, ये लेकर जा, ये मेरे पर नहीं तेरी माँ पर अच्छी लगेगी, और खुशी से जा, जितने दिन रहना हो रह लियो, मैं तेरे कपड़े भेज दूंगी, साथ ही यहाँ की चिंता मत करियो, मैं संभाल लूंगी। अपनी सास से ये सुनकर ईशानी उनके गले लगकर रोती है, जिसके बाद सागर उसको शोभा से मिलवाने घर लेकर जाता है। इसीलिए एक बेटी के लिए ससुराल मायके जैसा तभी बनेगा जब वहाँ उसकी सास नहीं बल्कि माँ बनकर रहेगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।